चलो, पहला टॉपिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ सीआरपीसी। कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ सीआरपीसी। अगर आपसे कभी कोई भी पूछे कि क्रिमिनल लॉ, सीआरपीसी बेसिकली क्रिमिनल लॉ, या क्रिमिनल लॉ का है क्या, मोटिव क्या है, या सिविल लॉ का मोटिव क्या है, तो सिंपल सा इनका मोटिव क्या है? बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। अगर ये सिविल होता तो यहाँ पे भी इंडिविजुअल हो जाता। क्रिमिनल लॉ में सोसाइटी इन्वॉल्व होती है, और सिविल लॉ में दोनों तरफ इंडिविजुअल, प्लेंटिव और डिफेंडेंट क्या होते हैं? नॉर्मल पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन तो इंडिविजुअल है, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक जो इंडिविजुअल है ये एक्यूज्ड होता है, और एक्यूज ने ऑफेंस किसके खिलाफ कर रखा है? विक्टिम के खिलाफ। ए ने बी को मारा, मर्डर कर दिया उसका, बी की डेथ हो गई। बी जो था विक्टिम था, प्लस सफर कौन कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल उसकी फैमिली 100% सफर करेगी, प्लस दोपहर को दिन दिहाड़े मारा, फॉर एग्जाम्पल आपके घर के पास ही मारा, सोसाइटी में डर बैठ गया, आप घर से निकलने में डरोगे। यही तो होता है, तभी तो बोलते हैं बेटा रात को मत जाओ, बेटा अंधेरे में मत जाओ। क्यों बोलते हैं? इसलिए ही तो बोलते हैं क्योंकि डर होता है कहीं ना कहीं। तो वो डर किसके यहाँ बैठ रहा है? सब जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो गए, एक तरीके का सोसाइटी के लोग, उन्हीं के। इसलिए हम उसको ब्रॉड टर्म यूज करते हैं, सोसाइटी। इसलिए हम ब्रॉड टर्म यूज करते हैं यहाँ पे, सोसाइटी। तो क्रिमिनल लॉ की जो अप्रोच है, वो अप्रोच क्या है? बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो ये आपको जो लॉजिक है ना, आप मेरे को टॉपिक का नाम बताओ जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, सब में यही अप्रोच लगती है। जो जुडिशियल माइंड हम लोग बोलते हैं, वो क्या है? ये भगवान अलग से थोड़ी ना दिमाग दे देता है, ये है जो मैंने टर्म यूज करी थी, जुडिशियल माइंड। वो क्या है? कोई एक जो जज बन जाता है उसके बाद दूसरा दिमाग भी आ जाता है क्या? कुछ नहीं आता। वही माइंड है हम सबका, पर वो ये अप्रोच लगाता है। अरेस्ट, कोई भी ऑफेंस है उसमें क्या अरेस्ट होगी या नहीं होगी? एक तरफ हमारा एक्यूज्ड है, दूसरी तरफ विक्टिम और उसकी फैमिली और सोसाइटी। ठीक। एक्यूज्ड के अपने फंडामेंटल राइट है, दैट इज आर्टिकल 21। ऐसा नहीं है एक्यूज का कोई राइट नहीं है, आप उठा के उसे फेंक दो जेल में, आप नहीं कर सकते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे आर्टिकल 21 का राइट, फंडामेंटल राइट दे रखा है। एज वेल एज अब सोसाइटी को भी हमें देखना है, क्योंकि सोसाइटी के अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, तो हमें इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट हुई, चोरी, सेक्शन 379 आईपीसी, क्या इस ऑफेंस में अरेस्ट की जाएगी? उसने चोरी करी 5,000 रुपए की, तो ये एक्यूज है, उसने चोरी करी 5,000 रुपए की, तो क्या इसमें अरेस्ट की जाएगी? अगर हम देखें, आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट है किसी, ठीक है उसने गुनाह भी किया है, अगर जेल में नहीं भेजते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सोसाइटी में, पकड़ा तो गया, केस तो चल रही है, पनिशमेंट मिल ही जाएगी। बट अगर यही केस होता रेप का, सेक्शन 375 आईपीसी, फर्क देखो। जुडिशियल माइंड का जो अप्रोच होती है वो हल्की हल्की आती है। रेप का कोई ऑफेंस हुआ है, उसको क्या आप अरेस्ट करोगे? नहीं करोगे। इसके फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21। बट ये जो ऑफेंस है सोसाइटी के अगेंस्ट बहुत सीनियर ऑफेंस था, तो यहाँ पे आर्टिकल 21 इसका प्रिवेल नहीं होगा, इसे अरेस्ट करो, यहाँ पे ये अरेस्ट होगा।
यही सेम अप्रोच आपकी बेल में चलेगी। तो सीआरपीसी क्या, कोई भी क्रिमिनल लॉ होगा ना, सेम अप्रोच से चलेगा, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। कोई इंसान ए, वो अरेस्ट हुआ, कोई भी ऑफेंस किया उसने फॉर एग्जांपल, और अरेस्ट होने के बाद ना उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक। तो यहाँ पे ना हमने फिर एक्यूज को सेफ गार्ड दिया है। हम एक्यूज को सेफ गार्ड क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसका फंडामेंटल राइट सेक्शन 57 सीआरपीसी का कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है, विद इन 24 आवर्स, कि कहीं पुलिस उसे टॉर्चर ना करे। अब मजिस्ट्रेट के सामने जब ये प्रोड्यूस होगा, सेक्शन 167 सीआरपीसी रिमांड, तो मजिस्ट्रेट तीन चीजें कर सकता है। उसे पुलिस कस्टडी में भेज देगा, उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा, या फिर उसे बेल दे देगा। अब हम बोलते हैं दैट इज द टोटली डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। तो ये मजिस्ट्रेट क्या अब अक्कड़ बक्कड़ खेलेंगे या लूडो खेलेंगे? अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे। ऐसे थोड़ी ना है कि आंखें बंद की, जो मन किया वो कर दिया। यहाँ पे ये अगेन अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे। जुडिशियल माइंड क्या है? बैलेंसिंग बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। अगर बहुत जरूरी है पुलिस ऑफिसर्स के लिए कि इन्वेस्टिगेशन की जाए और इन्वेस्टिगेशन से कोर्ट को बहुत एविडेंस मिल सकते हैं, तो पुलिस कस्टडी दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। पुलिस कस्टडी में ना बेसिकली मैं बताऊं, थाने में रखते हैं तो खूब पिटाई करते हैं, टॉर्चर तो देखो होता है, ये सबको ही पता है, पर हम बीइंग लोगों में तो नहीं बोल सकते ये। लेकिन यहाँ पे हाँ, थोड़ा टॉर्चर देके ही प्यार से तो कोई नहीं बताता ना, नहीं तो कन्फेशन ही कर ले। तो यहाँ पे थोड़ा टॉर्चर तो दिया जाता है। जुडिशियल कस्टडी में जेल में रखते हैं, तो वहां कुछ भी टॉर्चर वैसे पुलिस के हिसाब से तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। वो अलग बात है, जुडिशियल कस्टडी में भी डेथ होती है, लेकिन कंपैरिजन किया जाए तो 10%, ठीक। यहाँ पे हम जेल में रखते हैं। अब जेल में भेजना है कि भाई पुलिस कस्टडी फॉर एग्जाम्पल नहीं भेज रहे, तो दो ऑप्शन बचे। अब जेल में भेजने का मतलब क्या कि कहीं पता चले कि पावरफुल इंसान है, बाहर जाके एविडेंस को धमकाएगा, टैंपर करेगा, ठीक। तो इसलिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। बेल कब देंगे? जब हमको लगता है, जो एक्यूज का हमेशा आर्टिकल 21 उसके साथ चल रहा है कि ठीक है, ये कोऑपरेट भी कर रहा है, कोई ऑफेंस इतना सीरियस नहीं है, ठीक। ये इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के साथ कोऑपरेट भी कर रहा है, तो उसे बेल दे सकते हैं। तो उसे बेल दी जा सकती है। तो सिंपल सी चीज, कब कौन सी चीज देनी है, इसके लिए जुडिशियल माइंड यूज करेगा अपना जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ऐसे नहीं है कि बिना लॉजिक के आपको दे दी जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर इस एक्यूज के पास अपना कोई एडवोकेट नहीं है, फॉर एग्जांपल गरीब है ये, ठीक, अगर ये इसके पास कोई एडवोकेट नहीं है, तो इसे एडवोकेट भी फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसे फ्री में एडवोकेट भी दिया जाएगा। अब तो बल्कि ये डीएलएस से एसएलएस से बन चुके हैं, नालसा, सालसा, टालसा, ठीक। तो यही लोग तो एक्यूज को लीगल सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। अब तो प्रॉपर मतलब अपॉइंटमेंट किया जाता है एडवोकेट्स का, ठीक। तो यही लोग तो आपका इनको फ्री लीगल एड भी दे रहे हैं। और पुलिस कस्टडी में तब भेजा जाएगा जब
बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि एविडेंस कलेक्ट होंगे उससे। सिंपल सी चीज है, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट तो हर एक चीज में करनी पड़ेगी। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कौन होता है आपका? एक्यूज प्लस सोसाइटी, सोसाइटी में विक्टिम आता है। ठीक, अगर इन दोनों को जब बैलेंस करेंगे, हमें लगता है कि ठीक है छोटे ऑफेंसेस हैं या एक्यूज का फंडामेंटल राइट प्रिवेल हो रहा है, तो हम इसकी तरफ टिल्ट हो जाएंगे। बट अगर दूसरी साइड में हम जब बैलेंस करते हैं, हमें लगता है नहीं सोसाइटी की तरफ हमें टिल्ट होना चाहिए, ठीक, ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पे सोसाइटी बन रही है, तो हम सोसाइटी की तरफ टिल्ट होते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखो, आपने देखा होगा मर्डर का केस हुआ, ठीक, बेल एप्लीकेशन लगाई, अरेस्ट हुई, बेल एप्लीकेशन लगाई, पहली बेल रिजेक्ट हो गई, दूसरी रिजेक्ट हो गई, तीसरी रिजेक्ट हो गई, फोर्थ बेल एक्सेप्ट हो गई, उसे बेल दे दी गई। तो पहली और फोर्थ में क्या फर्क था कि ठीक है इतने टाइम से अरेस्ट था, पुलिस कस्टडी में था, जुडिशियल कस्टडी में था, ये थोड़ी ना लास्ट टाइम उसे आप जेल में रखोगे, बेल तो आपको देनी पड़ेगी क्योंकि उसका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 उसके साथ चल रहा है। ठीक, एज वेल एज जो पर्पस है सीआरपीसी का, ठीक, क्या है? सबसे पहला स्पीडी ट्रायल, ये जो अमेंडमेंट हुई 2018 में 13 में, तो इससे क्या किया गया? स्पीडी ट्रायल लेकर आए हम लोग कि जल्दी से जल्दी ट्रायल खत्म हो, प्लस जो आपकी न्यू सीआरपीसी आ रही है उसमें भी यही पर्पस है। सेकंड, नेचुरल जस्टिस, तो बिना नेचुरल जस्टिस के ना आप कुछ कर ही नहीं सकते। हम एक्यूज को इतने मौके क्यों दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस है, हम उसे फ्री में एडवोकेट प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप अगर देखो फ्री में एडवोकेट दिया जा रहा है, फ्री लीगल एड क्यों दी जा रही है? क्योंकि नेचुरल जस्टिस की है। ये नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वो बोलता है ओडी अल्टरम पैटम, हियर द बोथ साइड। हम एक्यूज को क्यों सुनते हैं? सीसीटीवी फुटेज में हमने देख लिया उसने मर्डर किया, उसे सजा दे दो, हमें क्यों सुन रही उसकी चीजें? जो टेररिस्ट अटैक होते हैं, साइड सामने फुटेज होती है हमारे, एक हर एक चीज होती है, फिर भी हम लोग इतना टाइम लगा देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, क्योंकि हमारा लॉ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में चलता है। सीआरपीसी की थ्योरी क्या है? रिफॉर्मेटिव थ्योरी। थ्योरी पे कौन सी बेस है ये? रिफॉर्मेटिव थ्योरी। ये चीज याद रखना, कभी कभी प्री में भी पूछ लेते हैं, ये हरियाणा वगैरह तो पूछ ही लेता है। अगर आपको क्रिमिनल लॉ की थ्योरीज पता हो तो उसमें डिटरेंट इफेक्ट होता है, प्यूनिटिव होती है, तो उसी में एक रिफॉर्मेटिव थ्योरी आती है। हम सुधार, एक तरीका रिफॉर्म करने में बिलीव करते हैं, ये नहीं है कि पनिश करके खत्म कर दो। एज वेल एज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सेपरेट कर रखी है पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, तीन ऑर्गन है, तीनों अलग अलग काम करते हैं, कोई एक दूसरे पे इंटरफेयर नहीं करेगा। वो अलग बात है कि जुडिशियल रिव्यू अल्टीमेट कोर्ट ही करता है, ठीक। और क्रिमिनल लॉ का अल्टीमेट जस्टिस क्या है? अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, सॉरी जस्टिस बोल रहा था मैं, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है क्रिमिनल लॉ का? अगर मैं आपसे पूछूं क्रिमिनल लॉ का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है, आइदर टू एक्विट और कन्विक्ट, एंड में यही तो होता है। लेकिन अगर प्री में पूछे तो कन्विक्शन होता है, अगर प्री में पूछे तो कन्विक्शन होता है। केस जब चलता है, आप किसी के अगेंस्ट एफआईआर लिखवाते हो तो क्यों लिखवाते हो? कि उसे सजा हो ना, उसने आपके लिए आपके अगेंस्ट ऑफेंस किया है।
देखो एक चीज समझना, 1973 से पहले ना दूसरी सीआरपीसी चलती थी जो इतनी अच्छी नहीं मानी गई, इसलिए न्यू सीआरपीसी लेकर आए। ठीक। अब 1973 में एक चीज और हुई थी, अगर आपको याद हो, केशवानंद भारती की जजमेंट। केशवानंद भारती की जजमेंट आई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, लैंडमार्क जजमेंट थी, और तभी सीआरपीसी भी आई गई। अब केशवानंद भारती की जजमेंट में क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है, उसका वायलेशन नहीं होगा। ठीक। तो वो उसके प्रिंसिपल्स जो थे ये नई सीआरपीसी में कहीं ना कहीं है। ये जो नेचुरल जस्टिस वाली बात हम लोग कर रहे हैं, सेम प्रिंसिपल तो नहीं हो सकते, चीजें बहुत अलग थी, पर कोर प्रिंसिपल वही है, इसलिए न्यू सीआरपीसी इंट्रोड्यूस भी हुई थी। उसके बाद आपका एक केस आया नंदिनी सत्पाठी, नंदिनी सत्पाठी 1978 में, जिसने फिर से इस सीआरपीसी में जो अब हम पढ़ते हैं इसमें थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स किए। फिर इसके बाद एक केस आया सुथर सिंह वर्सेस हरियाणा। फिर आपका मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 सुप्रीम कोर्ट। ठीक। मेनका गांधी के केस में क्या किया, फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर, यहाँ पे क्या किया गया, फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर। फिर 2005 में आपका डीके बापू की जजमेंट आई, जिसने अरेस्ट के 11 प्रिंसिपल्स दिए, 11 गाइडलाइंस है इसमें, और ये डायरेक्ट 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे अरेस्ट के टाइम क्या क्या चीजें होंगी, वो सारी इसमें बताई गई है। और वो अमेंडमेंट होके 2006 में आई सीआरपीसी में। निर्भया केस हुआ दिल्ली में 2013 में, फिर से अमेंडमेंट हुई, ये 2005 था, इन बिटवीन 2009 में भी हुई, निर्भया केस से 2013 में भी हुई। फिर पोस्को में जब अमेंडमेंट हम कर रहे थे स्पेशली बच्चों के लिए, तो अगेन 2018 में सीआरपीसी में अमेंडमेंट एक्ट से अमेंडमेंट की गई। तो सिंपल सी चीज एक मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट की जा रही है, ये क्यों की जा रही है, क्योंकि हमारा लॉ इवॉल्विंग है, हमारा लॉ इवॉल्विंग है। तो हमने एक लॉ तो बना लिया, हम रिजिड नहीं है उसके तरफ, हमने बनाया, लेकिन क्या है, हल्के हल्के जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने ऑफेंस की जो डिग्री बोल दो वो इंक्रीज कर दी। और जब उन्होंने डिग्री इंक्रीज की तो हमें भी अपने लॉ में चेंजेस लाने पड़े, खासकर जैसे आजकल साइबर लॉज में इतने ऑफेंसेस हो रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम से, मतलब आजकल जो एक, मतलब मेरे हिसाब से एक नया इन्हें ऑफेंस डालना चाहिए कभी भी। ठीक। ये जैसे फेसबुक वगैरह में हो गए, एक फीमेल ने मेल को रिक्वेस्ट भेजी, नंबर एक्सचेंज किए, चैटिंग स्टार्ट की। ठीक। फिर मतलब न्यूड वीडियो को रिकॉर्ड कर ली, तो रिकॉर्ड करके अब ये जो फीमेल है ये ब्लैकमेल कर रही है मेल को, तो इसको नाम दिया गया सेक्सटोर्शन। एक्सटोर्शन है आपका 383 आईपीसी में, उसी की तरह सेक्सटोर्शन सेक्सुअल ऑफेंस है और जिसमें एक्सटोर्शन किया जाता है। और इसके चक्कर में ये जो टारगेट बनाए गए, बल्कि अब मैं आपको क्या ही बताऊं, न्यूज़पेपर में है कि यूपी के हाई कोर्ट भी इसके में आ गए, उन्होंने पता नहीं 5-6 लाख रुपए दिए, उसके बाद उन्होंने एफआईआर की। ठीक। तो ये स्पेशली जो टारगेट किया जा रहा है वो पुलिस के बच्चों को किया जा रहा है।
और बच्चों को जो टारगेट किया जा रहा है क्या है, वो चुपचाप बेचारे डर से पैसे देते रहेंगे और अल्टीमेटली इतना प्रेशर झेल नहीं पाएंगे। और नंबर ऑफ केसेस सुसाइड के हो रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस। 2 साल हो गया ये ऑफेंस, पुलिस रोक नहीं पा रही है। और ये बार बार अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं सुसाइड हो रही है, तो बात यही हो रही है कि ये आईपीसी में ऑफेंस डाला जाए, जो अभी तक नहीं डाल रहे, इन्होंने नई आईपीसी में भी नहीं डाला। ठीक, तो एक चीज सोचो, ये जो ऑफेंस हो रहा है हमारी लॉ में तो नहीं है ना, लेकिन हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, हमें डालना पड़ेगा अमेंडमेंट से। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल्स ने जो ऑफेंस करने के तरीके हैं उनमें चेंजेस कर दिए। पहले ठीक है रेप केस होते थे, लेकिन रेप केस के साथ इतनी क्रुएलिटी थोड़ी ना होती थी जो निर्भया केस में आपको देखने को मिली। तो इसलिए निर्भया केस में जब ऐसी चीज हुई, हमने पनिशमेंट इंक्रीज कर दी, एज वेल एज चीजें इंक्रीज कर दी। तो हमारा लोग क्या है, इवॉल्विंग है, जैसे जैसे चीजें होंगी ठीक वैसे वैसे हम भी इवॉल्व करेंगे, अमेंडमेंट्स लाएंगे और उसको और इजी सिंपली वे में चीजें को करेंगे। तो सिंपल सी चीज आपसे अगर कोई पूछे कि सीआरपीसी इवॉल्विंग है या नहीं है, तो आंसर इज यस, सीआरपीसी इवॉल्विंग है। कोई एब्स्ट्रैक्ट लॉ नहीं है वो, कोई रिजिड लॉ नहीं है। टाइम टू टाइम चेंजेस आए हैं उसमें। कभी किसी कमेटी ने बोला तो हम चेंजेस लेकर आए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई तो हम चेंजेस लाए, पार्लियामेंट